call is now being recorded. This call is now taking place. Okay, good evening, everyone. I think मुझे क्लास स्टार्ट करनी चाहिए क्योंकि यहाँ थोड़ा लाइट का इशू है ना? तो आप सब रेडी हैं? आप अगर रेडी हैं तो थम्स अप कर सकते हैं, है ना? ओके, जोड़ने वाले जोड़ते रहेंगे। ओके, ठीक है। तो आज का टॉपिक है, वी हैव 2 टॉपिक्स है, लैंग्वेज डिफिकल्टीज एंड एरर एंड असेसमेंट ऑफ लैंग्वेजेस। ये पेडागोजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी हैं। आप अगर सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं तो भी, आप शिक्षक भर्ती देंगे तो भी, और आप डीएड जो भी एग्जाम देंगे, पेडागोजी में लैंग्वेज डिफिकल्टी एरर के बारे में पूछा जाता है। सो सेशन स्टार्ट करने के पहले आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल। जैसे सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ और आपको वॉइस नोट पे इसका जवाब देना है, टाइप नहीं करना है। सो अगर टीचर ने एक क्वेश्चन पूछा, इफ अ चाइल्ड राइट्स he go to school instead of he goes to school, is the child careless or is it a learning error? मैं इसको ट्रांसलेशन नहीं देने वाली हूँ। क्वेश्चन इज, इफ अ चाइल्ड राइट्स he go to school instead of he go to school, is the child careless or is it a learning error? क्या लगता है आपको? Anyone wants to give any answer? Feel free to give answer. लर्निंग एरर होगा मैम। It's a learning error, ma'am, I think. Okay, जी it's a learning error. Okay, anyone else wants to give any answer? Okay, तो expected answer था आपका कि लर्नर डजंट नो कि आंसर क्या हो सकता है। इट इज सिस्टमैटिक, ठीक है, ये सिस्टमैटिक हो सकता है, ये एरर है ना। तो इसी बात पे हम आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन द एरर एंड मिस्टेक्स। सो माय फर्स्ट स्लाइड इज लैंग्वेज डिफिकल्टीज एंड एरर प्लस असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज। हम आज का देख लेंगे, हम थोड़ा सा 5 मिनट इंट्रोडक्शन देखेंगे, वार्म अप देखेंगे, फिर लैंग्वेज डिफिकल्टी एंड एरर के बारे में हम देखेंगे, जो हम बस स्टार्ट करने वाले हैं। फिर हम देखेंगे एरर एनालिसिस, रिमीडियल टीचिंग देखेंगे, असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज देखेंगे और एमसीक्यू है। मैंने आज छोटे एमसीक्यू रखा है, 10 ही एमसीक्यू है एंड हम देखेंगे लास्ट में रिवीजन एग्जाम ट्रिक्स। तो पार्ट 1 में हम देख रहे हैं लैंग्वेज डिफिकल्टीज एंड एरर। तो लैंग्वेज डिफिकल्टी का मैंने पहले ही आपको एग्जांपल दे दिया है जब हमने पेडागोजी सेक्शन पढ़ा था। तो अभी लैंग्वेज डिफिकल्टी के अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, एरर वर्सेस मिस्टेक। देखिए, हम एरर और मिस्टेक को एक जैसा देखते हैं, बट देयर आर डिफरेंस बिटवीन एरर एंड मिस्टेक, ठीक है। तो हम एरर देखेंगे कि एरर क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे मिस्टेक क्या होता है। तो एरर, ठीक है, एरर में क्या होगा, लर्नर डजंट नो द करेक्ट फॉर्म, मतलब लर्नर को करेक्ट फॉर्म पता ही नहीं है, इसलिए एरर आ रही है। इट इज सिस्टमैटिक, ये सिस्टमैटिक हो सकता है। मेरा पीपीटी शो नहीं कर रहा है क्या? ओके, ठीक है, शो कर रहा है। लर्नर में रिपीट इट, लर्नर क्या कर सकता है, सीखने वाला इसको रिपीट कर सकता है क्योंकि जानकारी सही नहीं है, ठीक है। इट इंडिकेट अ गैप इन लर्निंग, तो ये जो लर्निंग का गैप है वो बताता है कि हमारे से एरर हो रहा है, मिस्टेक्स नहीं हो रही, एरर बीच बीच में हो रहा है क्योंकि हमने सीखा ही वैसा है, ठीक है। इट इज नॉट मिस्टेक, इट इज एरर, जो हमने सीख ही वैसे लिया है, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ एरर इज ही गो टू स्कूल एवरी डे। अगर बार बार बच्चा यही लिखता है तो ये एरर है, सीखने का एरर।
तो एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका, ये सेंटेंस क्या होना चाहिए, आपको सेंटेंस का सेशन ले लिया गया है, तो आप बताएं कि रियल सेंटेंस क्या होना चाहिए। ही गो टू स्कूल एवरीडे होना चाहिए क्या? He गोज goes होना to. चाहिए। करेक्ट 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 करेक्ट। सो ही गोज टू स्कूल एवरीडे, बट कई जगह पे बच्चे लिखते ही हैं ही गो टू स्कूल एवरीडे। ये उनकी मिस्टेक नहीं है, उनको सिखाया ही ऐसा गया है, क्योंकि ईएस का प्रोनाउंसिएशन कई बार होता ही नहीं है जब हम बात करते हैं आपस में। ठीक है, तो ही गोज टू स्कूल एवरीडे। अगर बच्चा बार बार रिपीटेडली यही लिख रहा है सिस्टमेटिक तरीके से, क्योंकि पूरा सिस्टम में लिखा हुआ है ये, इसने आगे पीछे नहीं किया है सेंटेंस को, सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ड को या अल्फाबेट को उसने छोड़ दिया है। ठीक है, करेक्ट। तो इसे हम कहेंगे एरर। अब लेट्स मूविंग फॉरवर्ड। मिस्टेक, व्हाट इज मिस्टेक? लर्नर नोज द करेक्ट फॉर्म बट मेक अ ओकेशनल स्लिप। अब लर्नर को करेक्ट फॉर्म पता है ना, हमें पता है कि क्या करना है। गुड इवनिंग चौहान जी। ठीक है, तो लर्नर को पता है कि करेक्ट फॉर्म क्या है। जैसे हम टेंस में हमेशा करते हैं कि हमें पता है एग्जैक्टली क्या है, पर हमें मालूम ही नहीं है कि उसको कैसे करेक्ट किया जाए। तो इट मे हैपन बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस, टायर्डनेस और लैक ऑफ अटेंशन। मिस्टेक कब क्रिएट होती है ना? हमें दौड़ना नहीं आता है क्या? हमें दौड़ना आता है, बट मिस्टेक कब होती है? जब हम हडल को नहीं देखते हैं और हम टकरा के गिर जाते हैं। तो आप इस तरह से समझें कि मिस्टेक क्या होता है, हमें आता है बट हम कर नहीं रहे हैं, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, टायर्ड हैं इस वजह से, केयरलेस हो गए हैं इस वजह से, लैक ऑफ अटेंशन की वजह से। तो ये हो गया मिस्टेक। एग्जाम्पल इज ही गोज टू स्कूल एवरी डे, लेकिन कभी कभी बच्चा बोल देता है ही गो। ठीक है, कभी कभी मैंने बच्चा शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया है कि हम बेसिकली बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम इजीली इससे कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं मिस्टेक। आप लोग को समझ में आ गया मिस्टेक, डिफरेंस बिटवीन मिस्टेक एंड एरर, कि एरर क्या है और मिस्टेक क्या है। तो जब क्वेश्चन आएंगे एरर और मिस्टेक के, तो आपको समझना है, आपको एरर खोजना है ना कि मिस्टेक। ठीक है, इसी से आपका क्वेश्चन चेक होगा। जब क्वेश्चन में लिखा है कि आपको मिस्टेक खोजना है, तो आपको मिस्टेक ही खोजनी है और एरर छोड़ना है। अगर आपको एरर एक बार थोड़ा रिपीट करेंगे प्लीज। ओके, कहाँ से रिपीट करना है? स्टार्ट से रिपीट कीजिए एरर और मिस्टेक को। ओके, सो आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन एरर एंड मिस्टेक। मैं एग्जाम्पल से बता देती हूँ। ठीक है, जैसे आप देखिए जी। कि एरर क्या होता है, लर्नर डजंट नो द करेक्ट फॉर्म। लर्नर को नहीं पता है कि ये सेंटेंस सही में कैसे लिखा जाए, है ना। उसको जो आता है वो लिख देता है, जो वो सुनता है वो लिख देता है। ठीक है, कई बार मात्राओं में ऐसा होता है, वैसे ही सेम। और लर्नर क्या होता है, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से उसको लिखता है, बट बार बार अपनी गलती को रिपीट भी करता है, और ये इंडिकेट करता है गैप इन द लर्निंग। जैसे बीच में कुछ चीजें छूट गई, तो शुरू का हमने सही किया है, फिर बीच का छूट गया, फिर हमने अगले दिन जो सीखा वो सही कर दिया, तो बीच का जो चीज है वो छूट गया, उन्होंने सीखा ही वैसे। तो अब एरर क्या रहेगा, ही गो टू स्कूल एवरी डे। सेंटेंस एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, बट उसने सीखा क्या है, बीच का तो छूट गया है ना, उसने सीखा क्या है, ही गो टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, गोज का सेक्शन छूट गया है उसका, ये हो गया एरर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मिस्टेक। मिस्टेक क्या है, लर्नर नोज द करेक्ट फॉर्म बट मेक अ ओकेशनल स्लिप। मतलब इट हैपन बिकॉज ऑफ केयरलेस हो जाते हैं हम, टायर्ड हो जाते हैं, तो हम कर्सिव करते हैं, कभी कभी ना घसीट के लिख देते हैं, वो हमारा मिस्टेक है। ठीक है, कि हमें पता है पर हमने अपने केयरलेस होने की वजह से, लैक ऑफ अटेंशन की वजह से ये गलती हो रही है। ठीक है, मिस्टेक, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, लेकिन कभी कभी बच्चा क्या बोलता है, ही गो टू स्कूल एवरी डे। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं पता है, उसको पता है करेक्ट फॉर्म,
उसको पता है करेक्ट फॉर्म, बट मिस्टेक वाइज कभी कभी छूट जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, कई बार जब हम रीड करते हैं कर्टेन, तो हम जब सडनली देखते हैं तो वो कर्टेन नहीं दिखता है हमको, सर्टेन दिखता है, दिखता है ना। हम सर्टेन देखते हैं, हम कर्टेन नहीं देखते, हम सर्टेन देखते हैं, है ना। तो ये होता है हमारा मिस्टेक। अगर हम ध्यान देंगे, केयरलेस नहीं रहेंगे, केयरफुल रहेंगे, तो हम क्या देखेंगे, हम मिस्टेक करने की संभावना हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि हम सही जानते हैं। सो लेट्स मूविंग फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट स्लाइड। अब इसको पहचानने का ट्रिक क्या है? एरर जो होगा रिपीटेड सिस्टमेटिक तरीके से होगा, और मिस्टेक क्या होगा, ओकेशनल एक्सीडेंटल होगा। जैसे देखिए, एरर जो होगा, जो हम नहीं जानते हैं, उस सेंटेंस को हम वैसा ही बोलेंगे क्योंकि हमें लग रहा है हम सही हैं। बट मिस्टेक क्या होगा, एक बार हम सही बोलेंगे, हो सकता है दूसरे बार स्लिप ऑफ टंग की वजह से हम गलत बोल दे, तीसरी बार में फिर करेक्शन आ जाए। ऐसी संभावना मिस्टेक में बनती है। तो नेक्स्ट स्लाइड। अब आप देखेंगे टाइप ऑफ लैंग्वेज एरर्स। तो टाइप ऑफ लैंग्वेज एरर में देयर, आपको पता है कितने एरर होते हैं? टाइप ऑफ लैंग्वेज एरर में कितने एरर हो सकते हैं? कोई बोलना चाहेगा टाइप ऑफ लैंग्वेज एरर में कितने एरर्स हो सकते हैं? ओके फाइन, चलिए मैं आपको बताने वाली हूँ टाइप ऑफ एरर में 5 टाइप ऑफ एरर्स होते हैं। ठीक है, 5 टाइप ऑफ एरर। काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आज का टॉपिक क्या है, तो आज का टॉपिक है पेडागोजी में एरर डिटेक्शन एंड लैंग्वेज असेसमेंट। ठीक है, तो टाइप ऑफ लैंग्वेज एरर में हम देखेंगे 5 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज एरर। तो फर्स्ट वन इज प्रोनाउंसिएशन एरर। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन एरर। तो मैं सिर्फ एक एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, क्योंकि इसको आप भली भांति पहले से जानते हैं। प्रोनाउंसिएशन एरर में चाइल्ड सेज स्कूल को स्कूल, तो ये प्रोनाउंसिएशन एरर होगा, और ये एरर कंटिन्यूटी चलता रहेगा जब तक हम करेक्शन नहीं कराएंगे। तो क्या करना चाहिए इस स्थिति में? टीचर को बच्चे को एम्बैरेस नहीं करना चाहिए, है ना, इस स्थिति में। नेक्स्ट वन, ग्रामेटिकल एरर। किसी ने ग्रामेटिकल एरर डाला, ठीक है, ही गो टू स्कूल एंड ही गोस टू स्कूल, ये ग्रामेटिकल एरर है, हमें बच्चे को सिखाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, शी हैव अ पेन और शी हैज अ पेन, तो हमको बच्चे को, उसको एरर नहीं, हमें बच्चे को सिखाने की आवश्यकता है। शुक्ला मैम, थैंक यू। नेक्स्ट वन इज वोकैबुलरी एरर। किसी ने वोकैबुलरी एरर भी डाला। चाइल्ड यूजेस inappropriate word because she does not know the correct word। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, हम जैसे कि हमने कर्टेन और सर्टेन का बात किया, ठीक है, वैसे ही जब वर्ड आता है प्रोनाउंसिएशन, कहते हैं ना, प्रोनाउंसिएशन, तो जैसा हम सीखेंगे वैसा ही हम करेंगे। करेक्ट वर्ड नहीं आ रहा है, इस वजह से हमने कर्टेन को कर्टेन बोला, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या है। तो चाइल्ड यूजेस एन इनएप्रोप्रिएट वर्ड बिकॉज ही शी डजंट नो द करेक्ट वर्ड। अब हम क्या कुछ चीजों को हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सेम बोलते हैं। कम अगेन का मतलब क्या होता है? आ जाओ, फिर से आओ, फिर से आ जाओ। फिर से पुनः आ जाओ, पधारे। फिर से आना, पुनः। देखिए एक ही वर्ड के कई मीनिंग निकाले ना, कई तरीके से आपने बोला ना, पुनः आइए, फिर से आओ, ठीक है, करेक्ट। तो इसी प्रकार की चीजें होती हैं। अब नेक्स्ट वन देखेंगे हम, स्पेलिंग एरर। अब आप देखिए बिकॉज और बिकॉज मैक्सिमम होने वाले
एरर, ठीक है। और यही एरर का क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है, स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन, बिकॉज एंड बिकॉज, क्योंकि हम जैसा बोलेंगे वैसा ही लिखेंगे। अच्छा, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ साइकोलॉजी? टाइप द स्पेलिंग ऑफ साइकोलॉजी, डोंट कॉपी फ्रॉम गूगल, टाइप द स्पेलिंग ऑफ साइकोलॉजी। शशि जी ने तो चीटिंग कराई है। देखिए कई लोग की स्पेलिंग अलग आ रहे हैं, है ना? ओके, करेक्ट। चलिए, बहुत सारे स्पेलिंग देखिए, जैसा हम बोलते हैं वैसा हम लिखते हैं, जबकि P इज साइलेंट इन साइकोलॉजी, ठीक है। अच्छा, हम लिखें बिजी, बिजी लिखें, बिजी। इन जेंजी लैंग्वेज में बिजी कैसे लिखना है? हाँ देखिए, कई लोग ने Z यूज किया, कई लोगों ने डबल S यूज किया। हम लिखे फिजिक्स, हम पढ़ते क्या है? फिजिक्स। हम लिखते क्या है? फिजिक्स, ठीक है। तो व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ फिजिक्स? फिजिक्स। इट इज नॉट फिजिक्स, इट्स फिजिक्स। वैसे ही केमिस्ट्री को कई बार केमिस्ट्री हो जाता है, CH है ना वो। हाँ, तो इस तरह के एरर होते हैं। नेक्स्ट वन इज सेंटेंस फॉर्मेशन एरर, ठीक है। सेंटेंस फॉर्मेशन एरर, अब आप देखेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन एरर में yesterday I school went, आगे पीछे होता है सेंटेंस। yesterday I school went, कई बार जब इंग्लिश सीख रहे होते हैं और जब सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं तो इस प्रकार से हम सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि हमें पता है पास्ट है तो वेंट आएगा, हमें जानकारी है कि पास्ट है, बहुत सिस्टमैटिक होता है ना, तो हमें जानकारी है कि पास्ट है तो वेंट तो आएगा, बट हम उस सेंटेंस को जमा नहीं पा रहे हैं। तो करेक्ट सेंटेंस इज yesterday I went to school। इस प्रकार के करेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। आपको एरर डिटेक्शन आएगा एग्जाम में, संभावनाएं हैं एरर डिटेक्शन के आने की। तो ये रहे 5 टाइप के आपके एरर। नेक्स्ट आप देखेंगे एरर एनालिसिस। अब देखिए एरर एनालिसिस क्या होता है? एरर एनालिसिस का मतलब होता है, कोई मुझे इसको ट्रांसलेट करेंगे आप, ठीक है। एरर एनालिसिस होता है आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स एरर टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डिफिकल्टी। एरर को एनालिस, देखिए हम लोग किसी भी चीज को एनालाइज करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे, डायग्नोज करेंगे कि क्या एरर है, ठीक है। अब उसको एनालाइज करेंगे कि आखिर ये एरर क्या हो, क्यों आ रहा है, सामने वाला इस एरर के को किस कारण से कर रहा है। उसको अंडरस्टैंडिंग करेंगे, मतलब लर्नर को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद फाइंड आउट करेंगे कॉज एंड डिफिकल्टी को, है ना। इसको याद करने का तरीका ये है, पिछले बार इस विषय पे क्वेश्चन आया था, आइडेंटिफाई, एनालाइज, फाइंड द कॉज, प्रोवाइड रिमीडियल टीचिंग, ठीक है। अब याद रखेंगे आप IACR को, SECR है ना हमारा, उससे इसे कनेक्ट किया है थोड़ा, IACR, ठीक है, एरर का है ये। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कॉज ऑफ लैंग्वेज एरर, क्या रीजन होते हैं कॉज ऑफ लैंग्वेज एरर। ये मैं अभी सेशन के दौरान बता ही रही हूँ कंटिन्यूटी में, पर मैं एक बार रीडिंग ले रही हूँ इसका। क्या कॉज हो सकते हैं? कॉज और बिकॉज में क्या अंतर है? डिफरेंस बिटवीन द कॉज एंड बिकॉज। कॉजेस क्या है और बिकॉज क्या है? मैम कॉज कारण होता है और विकास मतलब बिकॉज मतलब क्योंकि होता है। ठीक है, कॉज मतलब क्या होता है? कारण होता है, और बिकॉज मतलब क्योंकि होता है। क्योंकि होता है। लिखा एक जैसा जाता है, बी का ही अंतर है ना। बी का हम कई बार जब प्रोनाउंस करते हैं कॉज, बी बोलना छोड़ देते हैं, साइलेंट कॉज, कॉज इस तरह का बात करते हैं हम लोग। तो पूरा सेंटेंस हमको वर्ड हमको यूज करना है, कॉज इज द रीजन। ओके नाइस। तो व्हाट इज द रीजन? चलो मैं रीजन के हिसाब से करती हूँ।
मदर टंग इन्फ्लुएंस, आपकी जो मदर टंग है इस वजह से, जैसे कि बिहारी जो होते हैं वो थोड़ा दूसरे टाइप का बात करते हैं, साउथ इंडियन जो इंग्लिश होते हैं वो अलग टाइप की बात करते हैं, फॉरेन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश अगर हम बात करें तो उनका प्रोनाउंसिएशन एकदम अलग हो जाता है। मदर टंग की वजह से हमारे कई मिस्टेक्स होते हैं। देखिए कई लोग एम को यम बोलते हैं, तो यम एम वाले जितने भी वर्ड आएंगे उस जगह पे उनका एरर आना एकदम स्वाभाविक है, एकदम स्वाभाविक। अब लैक ऑफ प्रैक्टिस, ये भी एक रीजन है। लैक ऑफ एक्सपोजर भी एक रीजन है, ठीक है। ओवर जनरलाइजेशन, ये भी एक इशू है। मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल्स, रूल जो है हमारे टेंस के रूल है, सेंटेंस मेकिंग के रूल है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग करने की वजह से है। लैक ऑफ वोकाबलरी, उनके माइंड में वोकाबलरी सेट ही नहीं है, इस वजह से एरर आते हैं। इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन की वजह से भी एरर आते हैं। बहुत इजी है ये, इसको समझना किन किन वजह से एरर आते हैं। और एग्जाम ओवर जनरलाइजेशन, आपने एक सेंटेंस देखा, वर्ड देखा, सेंटेंस नहीं, बहुत बड़ा सा वर्ड है ओवर जनरलाइजेशन। तो ओवर जनरलाइजेशन क्या हो सकता है? ओवर जनरलाइजेशन, ठीक है। ओवर जनरलाइजेशन का एग्जांपल मैं देख के बता रही हूँ आपको। बच्चे ने सीखा प्ले, प्लेड, ठीक है, एंड देन ही अज्यूम्स, उसने सीखा कि प्ले प्लेड, तो गो का गोड होगा। उसने कभी ध्यान नहीं, सोचा ही नहीं होगा कि गो का वेंट हो सकता है। तो ओवर जनरलाइजेशन ये होता है कि अज्यूम करते हैं बच्चे, है ना, कई बार करते हैं ना अज्यूम। एग्जाम में जो तुक्का मारते हैं वो अज्यूम करने के बाद ही तो मारते हैं ना बच्चे, कि हाँ इसका ये है तो नेक्स्ट वाले का ये होना ही चाहिए, तो वो होता है ओवर जनरलाइजेशन। चाइल्ड लर्न्स प्ले, जी उसका हिंदी मीनिंग बता दीजिए ना, ओवर जनरलाइजेशन का। ओवर जनरलाइजेशन का मीनिंग होना चाहिए, अज्यूम ही है, वो अज्यूमेशन करना होता है कि सोच जो बदलती है ना बच्चों की, एक के लिए एक जैसा सोच। जैसे हिंदी में हम सुखांत मिलाते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से किन्हीं का माइक ना ऑन है, हाँ, तो हम तुकांत मिलाते हैं, उसी प्रकार से बच्चे सोचने लगते हैं। जैसे लाइक किसी सीखे हुए नियम को हर जगह लागू कर देना, इसका हिंदी में एकदम एग्जैक्ट वर्ड बोलूंगी मैं तो है अति सामान्यकरण, ठीक है, अति सामान्यकरण, मेरे को भी, मतलब बहुत ही सामान्य। मुझे भी वही लग रहा था। हाँ हाँ, तो बहुत ही अधिक सामान्य जो चीजें रहती हैं उसी को ओवर जनरलाइजेशन कहते हैं। किसी सीखे हुए नियम को हर जगह लागू कर देना इसका मतलब है, जबकि वो हर स्थिति में लागू नहीं होता है, ठीक है। कोई सीखे हुए नियम को हर जगह लागू कर देना, जबकि हम बोलते हैं ना हर जगह एक ही नियम थोड़ी लागू होगा, सब जगह अलग अलग नियम लागू होंगे ना, तो वही है ओवर जनरलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट वन, रिमीडियल टीचिंग। अब हम देखेंगे एरर के बाद रिमीडियल टीचिंग। रिमीडियल टीचिंग में क्या होता है? जब टीचर लर्नर की डिफिकल्टी पहचान कर उसे दूर करने के लिए विशेष एक्टिविटी कराता है, उसे रिमीडियल टीचिंग कहते हैं। विशेष एक्टिविटी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, यदि बच्चों को पास्ट टेंस में समस्या है तो केवल रूल फिर से लिखवा देना नहीं है। अगर पास्ट टेंस में दिक्कत है तो मुझसे अगर पूछ रहे हैं मैं पास्ट टेंस के रूल बता दूं और कुछ एक्टिविटी ना कराऊं तो वो आप सीख नहीं पाएंगे, या कुछ एमसीक्यू नहीं कराऊं तो आप सीख नहीं पाएंगे। तो रिमीडियल टीचिंग के भी अलग अलग तरह की चीजें होती हैं, जैसे पिक्चर बेस्ड एक्टिविटी, स्टोरी टेलिंग, सेंटेंस कंप्यूटेशन, पेयर वर्क, स्पीकिंग प्रैक्टिस, गेम, वर्कशीट, ये सब रिमीडियल में करा सकते हैं। अब हम आ गए हैं पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था? एरर एंड मिस्टेक के बारे में देखा, ठीक है। हम पढ़ किसके बारे में रहे थे पार्ट 1 में?
सब एरर मिस्टेक में रह गए लग रहा है मुझे। हम पढ़ के हमारे टॉपिक क्या है पेडागोजी का? Error. Error and Error. mistake. Language एरर error. एंड मिस्टेक, Language difficulties and error. डिफिकल्टीज एंड एरर, इसके अंतर्गत हमने पढ़ा एरर एंड मिस्टेक के बारे में हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट, जो अपने स्कूलों में भी पढ़ते हैं। देखिए पेडागोजी का ये हिस्सा है ना, आपको इसको जानना ही पड़ेगा, सब में सेम ही रहेगा ये। तो असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज, सो व्हाट इज असेसमेंट? चलिए बताइए, मैं छुपा देती हूँ। व्हाट इज असेसमेंट? असेसमेंट क्या होता है? हम सब टीचर हैं, हमको पता है असेसमेंट क्या होता है। आप सबकी दृष्टिकोण से असेसमेंट क्या होता है? What is the exact definition of assessment in your mind? संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक दोनों असेसमेंट पे आते हैं। What is आकलन करना, मूल्यांकन आकलन करना। okay? Assess. ठीक है, मूल्यांकन करना, असेसमेंट। मूल्यांकन करना। चलिए ठीक है, करेक्ट। मैंने अभी जस्ट आप लोग को म्यूट किया। देखिए असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज, so what is assessment? Assessment is the process of collecting information about learners learning and process. ठीक है, क्या assessment is the process of collecting information, आपको information collect करना है about the learners learning and process। मतलब अगर ऑप्शन में ये लाइन लिखी होती तो आप लोग इस लाइन को सेलेक्ट नहीं करते, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन को आप सेलेक्ट नहीं करते, है ना। तो असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द लर्नर्स लर्निंग एंड प्रोसेस, जिसमें हम मोस्टली देखते आए हैं LSR को, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इस पर हम बात कर चुके हैं, मैं इस पर बात नहीं कर रही हूँ। आपका प्रोसेस ये होना चाहिए असेसमेंट करने का, लिसनिंग, स्पीकिंग, फिर रीडिंग एंड राइटिंग। अभी तो रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग सबको कंबाइन कर दिया गया है, राइटिंग भी एक साथ चली आती है क्योंकि हम कीरम काटे और गोदा गादी को भी राइटिंग में ही लेते हैं। नेक्स्ट वन, असेसमेंट ऑफ लिसनिंग देखते हैं। ठीक है, बहुत इजी वे में है असेसमेंट ऑफ लिसनिंग। अब देखिए टीचर क्या करता है असेसमेंट ऑफ लिसनिंग में। टीचर क्या करता है? ऑडियो सुनाता है, स्टोरी सुनाता है और क्या करता है? इंस्ट्रक्शन देता है। अब जब टीचर ऑडियो बैक हो गया, सॉरी, टीचर जब ऑडियो सुनाता है और स्टोरी सुनाता है और इंस्ट्रक्शन देता है तो बच्चा क्या करेगा? कोई बता सकते हैं बच्चा क्या करेगा? टाइप कर दीजिए प्लीज। हाँ, बच्चा क्या करेगा? बच्चे का रिप्लाई क्या होना चाहिए? लिसनिंग। ठीक है, फिर पूछता है व्हाट डू यू हियर, तुमने क्या सुना? बहुत करेक्ट लिखा है लोगों ने, लिसनिंग। टीचर का प्रश्न क्या होगा? व्हाट डिड यू हियर, हु वाज द मेन कैरेक्टर, फॉलो द इंस्ट्रक्शन। तो ये 3 तरह के प्रश्न बनेंगे। ऑडियो जब सुनाएगा तो क्या पूछेगा? व्हाट डिड यू हियर, तुमने क्या सुना, क्योंकि देखा तो कुछ नहीं है। स्टोरी जब सुनाता है तो हु वाज द मेन कैरेक्टर, उस स्टोरी में कोई ना कोई मेन कैरेक्टर होगा, तो ये प्रश्न बनते हैं। इंस्ट्रक्शन देता है तो फॉलो द इंस्ट्रक्शन। अब स्टोरी के हिसाब से आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, इससे समझ में आ जाएगा लिसनिंग का प्रोसेस हो रहा है और लिसनिंग का असेसमेंट हो रहा है। असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग, चेक क्या चेक करना होगा हमें? स्पीकिंग में क्या चेक करना होगा? देखिए प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी भी, वोकैबुलरी भी, कम्युनिकेशन भी एंड लास्ट में कॉन्फिडेंस लेवल भी। हम बहुत पहले कॉन्फिडेंस को रखते हैं, है ना, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि कॉन्फिडेंस है तभी तो स्पीक कर पा रहा है, अदरवाइज कहाँ स्पीक कर पाता। प्रोनाउंसिएशन चेक करना है, फ्लुएंसी चेक करनी है, वोकैबुलरी चेक करनी है, कम्युनिकेशन चेक करना है और कॉन्फिडेंस भी बच्चे का चेक करना है जब स्पीकिंग का स्किल हम देख रहे होंगे। और एक्टिविटी क्या होगी इसकी? रोल प्ले, डायलॉग, स्टोरी टेलिंग, पिक्चर डिस्क्रिप्शन। पिक्चर डिस्क्रिप्शन तो हम हमेशा कराते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमें
स्पीकिंग का असेसमेंट देखना है। नेक्स्ट, असेसमेंट ऑफ रीडिंग। रीडिंग का असेसमेंट कैसे चेक होगा, क्या क्या देखना होगा इसमें? रीडिंग फ्लुएंसी, कंप्रहेंशन, वोकैबुलरी, मेन आइडिया क्या है, इन्फेरेंस भी देखना है। ठीक है, अब एक्टिविटी क्या कराना पड़ेगा हमें? रीडिंग अलाउड, अनसीन पैसेज, कंप्रहेंशन क्वेश्चन, ये सब कराना है असेसमेंट ऑफ रीडिंग में। अब क्या क्या हो गया हमारा? फर्स्ट में असेसमेंट ऑफ लिसनिंग हो गया, नेक्स्ट असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग हो गया, थर्ड में असेसमेंट ऑफ रीडिंग हो गया, अब असेसमेंट ऑफ राइटिंग। राइटिंग में क्या क्या चेक करना होता है? ग्रामर चेक करना होता है, वोकैबुलरी चेक करनी होती है, स्पेलिंग चेक करना होता है, ऑर्गेनाइजेशन चेक करना होता है, एक्सप्रेशन चेक करना होता है और क्रिएटिविटी चेक करनी होती है। अच्छा, अब ये बताइए कि ग्रामर में क्या चेक करना होगा? क्या चेक करना होगा? थोड़ा लिखने का कोशिश करिए। चलिए मैम, मैं आपको टाइम दिया मैंने, कितनी देर आप लेना चाहते हैं, कि ग्रामर में क्या चेक करना होगा जब राइटिंग में जा रहे हैं हम? विराम चिन्ह, ठीक है, विराम, ओके, नाइस। चलिए, ग्रामर में हम ये सब चीजें चेक करेंगे। ठीक है, आप बता लीजिए फिर मैं बताऊंगी। वोकैबुलरी में हम क्या चेक करेंगे, बताइए। ठीक, ठीक है, चलिए आप ठीक लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए ग्रामर में हम वो गो और गोज वाला जो एग्जांपल था ना, वो चेक करेंगे। ठीक है, वैसा चेक करेंगे ग्रामर, व्याकरण कैसा होगा। वोकैबुलरी में हम देखेंगे कि बच्चे ने उचित और सही शब्दों का प्रयोग किया है कि नहीं, है ना। उसके बाद स्पेलिंग आता है। स्पेलिंग में हम क्या चेक करेंगे? स्पेलिंग में हम स्पेलिंग चेक करेंगे, ऑब्वियस है, स्पेलिंग चेक करेंगे। कहीं ब्यूटीफुल का एक, हम जनरली ब्यूटीफुल में डबल एल लगाते हैं लास्ट में, डबल एल नहीं होता, सिंगल एल होता है। तो इस प्रकार का हम, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप पूछ नहीं रहे हैं मुझसे, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? हमने ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन? सेंटेंस फॉर्मेशन, संगठन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन संगठन, ठीक है, करेक्ट है, संगठन ही है वो। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? विचारों को सही क्रम में ऑर्गेनाइज करना। आपने शुरुआत कैसे की, मुख्य विचार कैसे लिखे, निष्कर्ष कैसे लिखे, यानी कि आपका लेख जो लिखा है वो व्यवस्थित है या नहीं है। अब उसके बाद आप देखें एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन क्या है? भाव, ठीक है, करेक्ट, हाँ बहुत सही, सही, आप लोग सब सही बोल रहे हैं। एक्सप्रेशन क्या? अच्छा, या ऐसा हो सकता है कि एक्सप्रेशन सिर्फ बोलने से ज्यादा एक्सप्रेस कर पाए, आप अपनी लेखनी में भी एक्सप्रेशन दे सकते हैं क्या? ओके, अभिव्यक्ति, व्यक्त, ठीक है, एग्जैक्ट इसका वर्ड है अभिव्यक्ति। बच्चा अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से व्यक्त कर पा रहा है या नहीं। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट है क्रिएटिविटी। क्या है क्रिएटिविटी, जिस पर हम मेनली फोकस करते हैं नीति 2020 में? क्या है क्रिएटिविटी? रचना, ठीक है, नाइस।
तो क्रिएटिविटी इज रचनात्मकता। लेखन में आपको रचनात्मकता देखनी है, बच्चे ने अपने विचारों को कितनी मौलिक कल्पनाशील तरीके से प्रस्तुत किया है। अब हम देखेंगे बच्चे के लेखन में होलिस्टिक असेसमेंट कैसा हुआ है। ठीक है, हमको पूरी चीजें देखनी है। वेरी नाइस, बहुत 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 ही सही आंसर, और सबने बहुत अच्छा आंसर दिया है, थैंक यू। नेक्स्ट, अब एक्टिविटी हम क्या करा सकते हैं रिटर्न देखने के लिए? पैराग्राफ देख सकते हैं, स्टोरी राइटिंग देख सकते हैं, लेटर राइटिंग देख सकते हैं, पिक्चर कंपोजिशन देख सकते हैं। तो लेट्स मूविंग फॉरवर्ड। अब हम आ रहे हैं, आपने जो मुझे कहा फॉर्मेटिव वर्सेस समेटिव असेसमेंट पर। ठीक है, फॉर्मेटिव वर्सेस समेटिव असेसमेंट पर, और प्रश्न आएगा ही फॉर्मेटिव। अब देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, अगर आप थोड़ा मैंने दिखा दिया है, बट फिर भी अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। व्हाट इज द meant by the formative assessment? माइक ऑन करना है? ओके, चलिए मैं माइक ऑन करूं, पर सब एक साथ मत बोलिएगा प्लीज। चलिए बोलिए, सब्जेक्टिव मैडम, सब्जेक्टिव फॉर्मेटिव है, और सब्जेक्टिव से हट के जो रहता है वो समेटिव में आता है। संज्ञानात्मक और संज्ञानात्मक दोनों होता है, फॉर्मेटिव और समेटिव। चलिए ठीक। और कोई बताना चाहेंगे? कोई दूसरे सेंटेंस में बोलना चाहेंगे? जी मैं बोलूं? जी जी बोलिए। जी मैम, फॉर्मेटिव असेसमेंट उसको बोलेंगे जैसे हम क्लास में पढ़ाते रहते हैं और बच्चों से कुछ सवाल पूछेंगे, वो हमारा फॉर्मेटिव में आएगा। लेकिन समेटिव योगात्मक आकलन जिसको हिंदी में कहेंगे वो है जब पूरे साल भर की बच्चे की जो पढ़ाई रहती है उसको हम एक रिजल्ट बना के देंगे, उसमें उसके साथ शैक्षिक सारे पक्ष उसमें शामिल इंक्लूड होंगे, उसको हम समेटिव बोलेंगे। एक्सक्यूज मी मैम, मैं बोलूं जैसे यूनिट वाइज जो टेस्ट अलग अलग जो एक मंथ में जो लेते हैं वो टेस्ट होता है फॉर्मेटिव, एंड जो समेटिव 1 ईयर में जो टेस्ट होता है लास्ट वो होता है समेटिव। फॉर्मेटिव में ठीक है, तोड़ के ही मतलब उसमें लिया जाता है थोड़ा सा। एनीवन वांट्स टू गिव डिफरेंट आंसर? इनके अलावा कोई और डिफरेंट आंसर देना चाहते हैं? लर्निंग के प्रोसेस में जो उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार प्रदान किया जा सकता है, और जो मंथली टेस्ट या कक्षा शिक्षण के दौरान भी उसका आकलन किया जा सकता है, दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसका कि अधिभार 40% होता है। और योगात्मक आकलन या जो आपकी वार्षिक परीक्षा हम लेते हैं, जिसमें वर्ष भर का जो एक समाहित होता है सारी चीजें, उसमें वो आकलन जो आपका योगात्मक हो जाएगा वो समेटिव आकलन है, जिसका कि 60% अधिभार लेते हैं। ओके, नहीं तो आप लोग की एचपीसी में स्टडी दिखाई दे रही है मेरे को। हाँ, और कुछ बताना चाहेंगे? फॉर्मेटिव मतलब ये है जो पर मंथ, और समेटिव माने छत्तीसगढ़ी कहावत समेटना है, माने पूरे साल भर का समेट कर उसका ट्रिक यही है। समेटिव माने समेटना। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नारायण जी। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? भारती जी, हाँ बोलिए। फॉर्मेटिव मतलब वही मैम जो जैसे कुछ यूनिट को ही करके FA1 FA2 करके ऐसे होता है ना, उसमें करना रहता है। समेटिव मतलब ईयरली। चलिए मैं अब आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। और नारायण जी, आपने जो छत्तीसगढ़ी कहावत बोली है उसको चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा प्लीज, है ना, या फिर मेरे को पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा आप, मैं उसको पीपीटी में लिखूंगी। ठीक है, बढ़िया लगी, अपनी भाषा में बहुत अच्छे से सीखते हैं लोग। वेरी नाइस, ताली बनती है आपके लिए। चलिए, तो अब हम जब इतनी डिटेलिंग करते हैं, तो जब हम डिटेलिंग करते हैं तो मेन पॉइंट हमसे मिस होता है। तो एक मेन पॉइंट मैं आपको बस दे रही हूँ, आपको सब पता है, आप सब जानते हैं। सो फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, हमारे लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब प्रश्न आया कि फॉर्मेटिव असेसमेंट कब होता है? इन द ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। अब इसका पर्पस क्या होता है? प्रश्न आया कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। आ सकता है, संभावनाएं हैं, आ सकता है ये क्वेश्चन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फॉर्मेटिव असेसमेंट? तो द पर्पस ऑफ द
फॉर्मेटिव असेसमेंट टू इम्प्रूव लर्निंग। ये समझें कि जब हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट का समय चल रहा है तो हमारे पास रिमीडियल के लिए टाइम है, जो आप लोग कह रहे हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज कब होता है? जब ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस के दौरान फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। व्हाट इज द पर्पस? पर्पस इज टू इम्प्रूव लर्निंग। सो हियर इज एग्जांपल, आपके पास एग्जांपल है। अब हम एग्जांपल देखेंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट का एग्जांपल याद रखिएगा, ठीक है? एग्जांपल इज क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, क्विज, ओरल क्वेश्चनिंग, वर्कशीट, फीडबैक, ठीक है? तो ये जो चीजें हैं ये हम अपने फॉर्मेटिव असेसमेंट में यूज करते हैं। इनफैक्ट वर्कशीट, वर्क बुक भी हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट का ही एक पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वर्क बुक का यूज करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक एक शीट हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है। इवन यूनिट टेस्ट भी वही है। हम नंबर जरूर देते हैं पर हमें एसेस कर रहे होते हैं कि हमें और आगे क्या सिखाना है। फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, क्विज, ओरल क्वेश्चनिंग, वर्कशीट एंड फीडबैक जो हम लेते हैं बच्चों से, उसके बाद हम अपना फीडबैक रेडी करते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट स्लाइड इज समेटिव असेसमेंट। आप लोग सभी ने सब कुछ बता दिया है बट फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ। सो व्हाट इज समेटिव असेसमेंट? At the end of a unit or course, at the end of the unit भी हो सकता है, at the end of the course भी हो सकता है, and at the end of the year भी हो सकता है ना? तो what is the purpose? Purpose क्या है? To measuring learning achievements. Summative is achievement है और formative remedial के लिए है ना, ठीक है? Improve learning. But summative is achievements, to measure learning achievements, ठीक है? तो एग्जाम्पल क्या है? फाइनल एग्जामिनेशन, टर्म एंड एग्जामिनेशन, एंड ऑफ द यूनिट टेस्ट। देखिए हम लोग टर्म को समझ नहीं रहे हैं। हमारे यहाँ भी टर्म एग्जाम्स चल रहे हैं जिसमें हम क्वार्टरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम एंड फाइनल एग्जाम के तौर पर एग्जाम देते हैं, है ना? लेते हैं मतलब बच्चों का। तो जब हम एग्जाम देते हैं और क्वेश्चन आता है, हम एग्जाम दे रहे हैं हाफ ईयरली, क्वार्टरली और फाइनल एग्जाम, बट क्वेश्चन आ रहा है टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, वही सेम चीजें हैं, ठीक है? प्राइवेट स्कूल्स में आप देखेंगे टर्म 1, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में अब टर्म 1, टर्म 2 और टर्म 3 के बारे में बात होती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं C-टेट में ट्रिक क्या होगा इसका। सेम ट्रिक है। फॉर्मेटिव इज फॉर इम्प्रूवमेंट, समेटिव इज समरी ऑफ अचीवमेंट। इसको याद रखना है आपको। फॉर्मेटिव इज फॉर इम्प्रूवमेंट, समेटिव इज फॉर समरी ऑफ अचीवमेंट, ठीक है? सो मुझे लगता है इसमें बहुत बताने की जरूरत नहीं है, आप सब ने अंडरस्टूड कर लिया है, बहुत सही। पर हाँ, टर्म्स को आपको याद रखना है, किस टर्म में हम बना रहे हैं। कई बार फॉर्मेटिव का क्वेश्चन समेटिव में और समेटिव का क्वेश्चन फॉर्मेटिव मोड पे हम हल करते हैं। इंप्रूवमेंट एंड अचीवमेंट को याद रखिए। नेक्स्ट, अब आगे देखेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग वर्सेस ऑफ लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग वर्सेस ऑफ लर्निंग, फॉर एंड ऑफ, ठीक है? सबसे पहले हम देखेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट इज यूज्ड टू इम्प्रूव लर्निंग। जैसे अगर टीचर कहता है वेयर इज द लर्नर नाउ एंड व्हाट सपोर्ट डज द लर्नर नीड, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? मैं अनम्यूट कर रही हूँ, आप लोग को थोड़ा डिस्कशन हो जाए, अच्छा रहेगा। सो वेयर इज द लर्नर नाउ एंड व्हाट सपोर्ट डज द लर्नर नीड, बताइए क्या है ट्रांसलेशन इसका? बहुत इजी है, आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। शिक्षार्थी इस वक्त शिक्षार्थी कहाँ है, उसे क्या सीखने की आवश्यकता है या क्या जरूरत है सीखने? हाँ, किस सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है?
तो अब हम देखेंगे ये कैसे सपोर्ट फॉर लर्निंग, सपोर्ट की आवश्यकता है ना फॉर। अब असेसमेंट ऑफ लर्निंग को देखिए, असेसमेंट इज यूज्ड टू जज मेजर अचीवमेंट। ठीक है, ऑफ में ना फॉर में क्या होगा, इंप्रूवमेंट लर्निंग का रहेगा, और ऑफ में क्या रहेगा, जज एंड मेजर अचीवमेंट में। इसका एग्जाम्पल में से मिस हो गया, मैंने एग्जाम्पल नहीं डाला इसका। ठीक है, तो इसमें सपोर्ट लगेगा फॉर में, और ऑफ में क्या लगेगा, अचीवमेंट लगेगा, मेजरमेंट लगेगा। नेक्स्ट वन इज असेसमेंट शुड बी, क्या क्या कैसा होना चाहिए असेसमेंट। देखिए असेसमेंट कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, चाइल्ड फ्रेंडली होनी चाहिए, स्किल बेस्ड होना चाहिए, डायग्नोस्टिक होना चाहिए, और कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए। तो अब मैं माइक म्यूट कर रही हूँ, मैं एक एक वर्ड बोलूंगी, आपको बताना है कि एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा है। असेसमेंट कंटिन्यूअस होना चाहिए, इसका क्या मतलब है, कंटिन्यूअस होना चाहिए असेसमेंट, इसका क्या मतलब है। कंटिन्यूअस का मीनिंग चलिए बताइए, आप लोग मीनिंग ही बता दीजिए कंटिन्यूअस का। क्या होना चाहिए, चलिए कंटिन्यूअस का मीनिंग आ गया अपने पास, निरंतर मूल्यांकन, एकदम सही, मूल्यांकन निरंतर होने चाहिए, कंटिन्यूअस सतत। मूल्यांकन केवल साल के अंत में परीक्षा लेकर नहीं होना चाहिए, लगातार सीखने के दौरान होना चाहिए, कंटिन्यूअस। कंप्रेहेंसिव का मतलब क्या होगा, कंप्रेहेंसिव का मतलब क्या होगा, हाँ पल्लवी जी, व्यापक, समग्र, करेक्ट। कंप्रेहेंसिव मतलब सबका होना चाहिए, समग्र होना चाहिए, लाइक केवल ज्ञान नहीं बल्कि बच्चे ज्ञान, कौशल, समझ और व्यवहार, अन्य क्षमताओं को भी मूल्यांकन करना चाहिए, कंप्रेहेंसिव होना चाहिए। चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम सभी जानते हैं नाम से ही। असेसमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चे डर, तनाव या परीक्षा के दबाव में ना रहे, लाइक खेल, गतिविधि, बातचीत और सरल कार्यों के माध्यम से ये होना चाहिए। स्किल बेस्ड होना चाहिए, कैसे स्किल बेस्ड, स्किल बेस्ड में क्या बताइए, सबसे पहले बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्किल बेस्ड। कौशल आधारित, चैतन्य सब सही लिखते हैं आप, कौशल आधारित होना चाहिए। तो कौशल आधारित कैसे होगा असेसमेंट, हमें केवल ये नहीं देखना है कि बच्चा ने कितना याद किया, बल्कि ये देखें कि सीखी हुई चीज का उपयोग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो ये हो जाएगा कौशल आधारित हमारा असेसमेंट। अब देखिए डायग्नोस्टिक क्या होता है, हम जनरली मेडिकल टर्म्स में इसको सुनते हैं डायग्नोस्टिक। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायग्नोस्टिक क्या होता है, हम मेडिकल टर्म में देखते हैं निदान, ठीक है करेक्ट, मीनिंग इज निदान, बट कैसे, ओके निदानात्मक लिखते हैं, ठीक ठीक करेक्ट। तो अब क्या होगा, डायग्नोस्टिक का उद्देश्य ये पता लगाना है कि बच्चे को कहाँ कठिनाई हो रही है और क्यों हो रही है। जैसे जब तक हमें बीमारी पता ना चले, मुझे मलेरिया है और मैं उसको दवाई दे रही हूँ पीलिया की, तो मैं तो ठीक नहीं होंगी, है ना, मैं तो ठीक नहीं होंगी कभी भी, ये बच्चा तो कभी ठीक नहीं होगा। तो पहले हम डायग्नोस करें कि एग्जैक्टली उसको दिक्कत क्या हो रही है, उसके बाद हम उसका आंसर दें और हम उसको उपचारात्मक शिक्षण दें। जैसे बच्चा पढ़ तो लेता है लेकिन अर्थ नहीं समझ पाता, तो शिक्षक उसकी समस्या पहचान कर सहायता करेगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव, अब बताइए कंस्ट्रक्टिव क्या हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव में बहुत दिक्कत आती है, आप बताइए कंस्ट्रक्टिव क्या हो सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव के दो मीनिंग होते हैं, पहला तो रचना जो लिख रहे हैं आप, रचनात्मकता, और दूसरा सुधारात्मक, रचनात्मक और सुधारात्मक। इस असेसमेंट का उद्देश्य केवल गलती निकालना नहीं होता है, बल्कि बच्चे को फीडबैक देके सुधारने में मदद करते हैं। जब हम कहें कि
तुम गलत हो, कितना बुरा लगेगा बच्चे को। हम इस तरह से कहें कि ये कहने के बजाय हम कह सकते हैं कि या ऐसे करने पर उत्तर सही हो सकता है, या ऐसे करने पर और अच्छा उत्तर आ सकता है। और हम सभी इस तरह का प्रयोग अपने कक्षा में अवश्य करें। अरे गलत लिखा है, गधा है तू, है ना। तो हमको कंस्ट्रक्टिव की तरफ जाने की जरूरत है, कंस्ट्रक्टिव असेसमेंट की तरफ जाने की आवश्यकता है। इंक्लूसिव, आप मुझे बताइए इंक्लूसिव क्या होता है और इंक्लूसिव असेसमेंट हम करते हैं, बताइए। ठीक है, समेकित, समेकित है कि समावेशी है? अच्छा, समावेशी लिख रहे हैं, समेकित लिख रहे हैं कहीं, ठीक है। अब हम देखेंगे इंक्लूसिव क्या होता है। ठीक है, इंक्लूसिव समावेशी होता है। सभी बच्चों का मूल्यांकन उनकी विविध आवश्यकताओं और क्षमताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। सबके लिए एक जैसा असेसमेंट नहीं होना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी उचित अवसर देना चाहिए। ठीक है, और आवश्यक सहायता भी देना चाहिए। देखिए इक्विटी एंड इक्वालिटी हमने पढ़ी होगी, है ना, बहुत अच्छी क्लास रही थी इक्विटी एंड, हाँ। तो उसी हिसाब से हमको बच्चों के स्तर के अनुसार कार्य करने की, असेसमेंट करने की आवश्यकता है। सो नेक्स्ट, अब है क्विज का टाइम। मैं क्विज पूछने वाली हूँ, आपको चैट बॉक्स में आंसर देना है। हम बस 10-15 मिनट के लिए और जुड़ेंगे, उसके बाद हम संडे को ही मिलेंगे आफ्टर 15 अगस्त। तो फर्स्ट, आप सभी रेडी हैं? मैं तो क्वेश्चन दिखा दिया वैसे। चलिए, तो क्वेश्चन इज, 10 ही क्वेश्चन है आज और इस पर डिस्कस करेंगे। A child repeatedly saying he go to school. This is mainly an example of mistake, error, carelessness, creativity. Okay, nice. Option B, error. Next question is, the best response of the teacher to learner error is, the best response क्या होना चाहिए? Punish the learner, ignore all error, analyze the error and provide appropriate support, ask the learner to memorize the rule. Correct. Very nice. पेडागोजी के क्वेश्चन इसी प्रकार से सरल तरीके से आते हैं, बशर्ते हम थोड़ा काम डाउन होके आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, God instead of went is an example of imitation, overgeneralization, motivation, code switching. सही, ओवर जनरलाइजेशन मतलब आप समझ गए हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एरर एनालिसिस primarily helps the teacher to rank learner, punish learner, understand learner's difficulties, increase homework. Obviously, understand learner's difficulties. Nice. Next question is, which is not a language skill? Which is not a language skill? Listening, speaking, reading, memorization. Good. ये तीनों तो हैं, एक ही नहीं है memorization. Nice. Next question is, role play is particularly used for assessing, speaking, spelling, reading, handwriting. ऑप्शन डी भी दे रहे हैं लोग भाई। चलिए, रोल प्ले में क्या हो सकता है? रोल प्ले इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर असेसिंग स्पीकिंग, स्पेलिंग, रीडिंग, हैंडराइटिंग। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, स्पीकिंग। वेरी नाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, और हमारे पास लेफ्ट 3 क्वेश्चन है। बहुत जल्दी हम वाइंड अप कर देंगे, फिर हमें तैयारी भी करनी है ना, कुर्ता पजामा साड़ी प्रेस भी करना है, तो थोड़ा
सब खुश भी हो रहे हैं, आज भी बच्चों के जैसे खुश होते हैं हम 15 अगस्त 26 जनवरी के नाम पर। चलिए, तो क्वेश्चन है, formative assessment is mainly conducted only at the end of the year during the teaching learning process before admission, only for the grading. Option B, during the teaching learning process. नाइस। अभी तो हमने ये सेशन लिया है, इसलिए बहुत इजी इजी एकदम बता दे रहे हैं सबके सब, कहीं फंस नहीं रहे। मेरे को बड़ी चिंता हो रही है, मेरा यूज खत्म होने वाला है, सब सीख जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज, द मेन पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज certification, ranking, improving learning, selecting students. Okay, improving learning. Second last question is, which activity best assess reading comprehension? चलिए बताएं, which activity best assess reading comprehension? Copying a paragraph, memorizing spellings, reading a passage and answering interstitial questions, repeating word after the teacher. ठीक है, ऑप्शन सी बहुत सारा सी आया था अभी तो। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, a teacher uses learner's error to plan the next lesson. This reflects क्या है? Punitive teaching, diagnostic use of assessment, summative assessment only, rote learning. B, diagnostic use of assessment. I hope आप लोग बहुत अच्छे से कर पाए हैं। अब मैं लास्ट में कीवर्ड्स दे रही हूँ आपको, इस पूरी क्लास का ये कीवर्ड है ना, ये पूरी क्लास का ये कीवर्ड है, ठीक है? तो कीवर्ड इज error, systematic, mistake, occasional, error analysis, understand errors, remedial teaching, remove difficulties, overgeneralization, applying a rule too broadly, LSRW for language skill, formative during learning, summative end of the learning, assessment of learning, improve learning, assessment of learning, measure achievement. ठीक है? तो ये जो शॉर्टकट है ना, ये आपको बहुत मदद करने वाला है। इसको यदि आप याद कर लेंगे ना, तो आप समझिए कि आपका 30% क्वेश्चन तो बनेगा पेडागोजी का। बहुत जरूरी है ये चीज है, ठीक है? मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ, है ना, एक बार और रिपीट कर रही हूँ मैं। एरर, सिस्टमैटिक, मिस्टेक, ओकेशनल, error analysis, understand errors, remedial teaching, remove difficulties, overgeneralization, applying a rule too broadly, LSRW for language skill, formative during learning, summative end of learning, assessment for learning, improve learning, assessment of learning, measure achievement. तो इसको आप लोग जरूर याद रखें और स्टडी करते रहिए, कंटिन्यू स्टडी करिए। मैं आपका माइक भी ऑन कर दे रही हूँ अभी। और नेक्स्ट जो हमारी क्लास लगने वाली है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम करेंगे, क्योंकि वॉइस के बारे में होगा वो डिस्कशन, है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू आप लोग जो इतना लिखते हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू मैम। वेलकम। वॉइस की क्लास के लिए सब प्रिपेयर है ना, क्योंकि वो क्लास रिपीट, अब क्लासेस रिपीट नहीं हो पाएंगी, है ना। रीजन ये है कि अब हमारे पास समय नहीं बचा है, तो हम बहुत मैंने आज इसलिए वो क्लास नहीं ली है क्योंकि मुझे लगा कि आज काफी कम लोग जुड़ेंगे 15 अगस्त की तैयारी की वजह से, इसलिए मैंने क्लास वो नहीं ली है। मैं संडे को प्रॉपर क्लास देने वाली हूँ, है ना। तो पीपीटी सेंड, मैंने काफी पीपीटी सेंड कर दी है, ये पीपीटी भी मैं सेंड कर दूंगी। मैंने आज 4-5 पीपीटी सेंड करी, अपलोड नहीं हो पा रहा था, अपलोड होने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही थी, तो मैंने पीपीटी सेंड नहीं की है। मैं आपकी पीपीटी सेंड कर दूंगी,
थैंक यू सो मच। और आप लोग तैयारी करिए, प्रेस वेस लगाइए एकदम। हम लोग बहुत खुशनसीब लोग हैं जो मतलब आज भी तैयार होके स्कूल जाते हैं। मैम ड्यूटी जी। मैम ये पूछ रही थी मैम, इससे पहले और क्या क्या की क्लास हुई है, मैं पढ़ नहीं पाई हूँ ना, तो मुझे पता नहीं है। उसके रिकॉर्डिंग मिल जाए। मैं पहले आप सभी को धन्यवाद। मैं इस रिकॉर्डिंग को बंद कर रही हूँ, फिर आपसे डिस्कस कर रही हूँ, पूरी रिकॉर्डिंग में आ जाएगी। नहीं तो चलो एक सेकंड।